बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव को डील करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव इस बार जो है फेडरल बोर्ड ने किसी बुक में मेंशन नहीं किया। अगर फर्स्ट ईयर की बुक देखें, सेकंड ईयर की बुक देखें तो ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं तो स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली अगर स्क्रीन की तरफ देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं। एमसीक्यू नंबर आपको शो होगा यहाँ पे 15। तो एमसीक्यू नंबर 15 मीन के 1 से लेकर 14 तक हमने पहले चैप्टर में कवर किए थे। ये 15 उससे ऑनवर्ड है। ठीक है, तो इनको डील कर लेते हैं। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि मैं एमसीक्यूज को इधर सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट एमसीक्यूज को पढ़ूं तो फर्स्ट एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज ट्रू। यानी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो जिसकी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। ठीक है, तो उसको हमें सॉल्व करने तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका हम डिटर्मिनेंट लें और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, दोनों का आंसर वापस क्या आता है? सही आता है। ठीक है, तो आपने 3 रो 3 कॉलम वाली कोई भी मैट्रिक्स ले लेनी है, उसका आंसर निकालोगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, आप मैं इसको ट्रांसपोज भी लेते हैं। मेरे पास ए है, जब इसको मैं डिटर्मिनेंट लूंगा मेरे पास आ गया 3 - 8 जो कि -5 आ जाएगा। अगर मैं इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लूँ फिर भी क्या आ जाएगा? 3 - 8 -5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर वो चीज समझ नहीं आ रही तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करें तो लिखा हुआ है कि हमारे पास 6 नंबर एमसीक्यू, तो हमारे पास लिखा हुआ है कि 1। अब ये जो एमसीक्यूज है हमारे पास बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 का एमसीक्यूज है। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर इसमें बात करें, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास लिखा हुआ है 1 1 1 1 a प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए और यहाँ पे सी ए एंड बी। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व करना है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टी को यूज करना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को जब ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 1 1 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे सी ए बी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी सब में कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी में कॉमन ले लूंगा 1 1 1 1 1 1 सी ए बी। बेसिकली दो कॉलम या दो रो आपस में इक्वल हो जाए, हम क्या कहते हैं? किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। तो ये अपने प्रॉपर्टी 8 लो प्रॉपर्टी थी, उनके मुताबिक हमारे पास जिसका आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास 1 3 3 15 10 इसको हमने इसके इक्वल ला के प्रूव करना है। तो कैसे? तो पहले सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव कर लें विदाउट यूजिंग एक्सपेंड के बगैर। तो अगर देखा जाए तो इस पूरी रो के अंदर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? 5। तो इस पूरे में मैं 5 को कॉमन ले लूंगा, मेरे पास क्या बचेगा? 1 3 3 2 3 एंड 4 एंड 1 6 एंड 9। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब वापस देखते हैं कोई चीज कॉमन क्यों नहीं आती कॉलम में या रो में। तो बेसिकली इस कॉलम पूरे के अंदर से वापस क्या कॉमन आ रहा है? 3। तो मैं 3 कॉमन ले लूंगा, 5 पहले कॉमन ले रहा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1 1 1 2 3 4 9। अब देखते हैं इक्वल आएंगे नहीं। तो बेसिकली अब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास 15 बन रहा है। तो अगर कंपेरिजन की जाए तो हमारे पास p = 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। फिर मैं फर्दर मूव करता हूँ नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, आप ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव में निकाला है बेसिकली आपकी बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं मूव करूँ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, अब उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमने A33 फाइंड करना है। बेसिकली इसको बोला जाता है A11 पहला रो पहला कॉलम, पहले रो की आती है फिर कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है, अगर मैं A33 की बात करूं तो वो तीसरा रो तीसरा कॉलम, पहले रो आती है फिर कॉलम आती है। तो मैंने इसको सॉल्व करना है 3 के रिस्पेक्ट से। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम देखें तो हमने फाइंड करना है A33। तो अगर मैं बात करूं तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। तो ये पहली रो की पहली एंट्री होगी तो पहली रो पहली रो पहली रो, ये दूसरी रो, ठीक है, दूसरी रो एंड दूसरी रो। अब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब वो फाइंड कह रहे हैं हमें A33 फाइंड करना है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, मीन हम तीसरी रो को और तीसरे कॉलम को स्किप कर देंगे, उसके अलावा जो वैल्यू होगी हम फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A33 1 5 8 2। ठीक है, ये आ जाएगा। बेसिकली अगर इसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है, 1 2 आ जाएगा -40, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -38। ठीक है,
तो ये सब ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ कि इफ a इज इक्वल टू T20 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें पता है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स इस चीज को बोला जाता है, तो बेसिकली सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसका हम डिटर्मिनेंट लें वो 0 के इक्वल आ रहा हो, ठीक है। तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए की वैल्यू एंड ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स बोलो तो सिंगल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट लें वो 0 के इक्वल आ जाए। तो ये स्टेटमेंट में बता रही है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, मीन ए का डिटर्मिनेंट वापस क्या जाता है 0, ठीक है। तो मैं इस चीज का डिटर्मिनेंट लेता हूँ और इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या थी, T20 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2T माइनस इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा 10। तो 2T इज इक्वल टू 10, T इज इक्वल टू 5। तो इसे हम T कैंसिल निकाल लेंगे जो कि 5 आ जाएगा। तो आई होप कि जो क्वेश्चन अपने से बने हुए ये आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अगर नेक्स्ट पार्ट की देखा जाए तो मेरे पास लिखा हुआ कि इफ ए द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m into n एंड दूसरी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है n into l, ठीक है। तो अब आपने कोई भी मैट्रिक्स लेनी जिसका ऑर्डर सेम रखना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑर्डर बनेगा, ये वाला, ठीक है, m into l, फर्स्ट का और लास्ट का, ठीक है, m into l। ये चीज क्वेश्चन काफी बार आए थे, आपने ध्यान में रख लेना है। उसके बाद अगर मैं देखूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, थोड़ा मैं मिनिमाइज कर लेता हूं। अब इसमें लिखा हुआ है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास A स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलूं तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो अगर हम बात करूं मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं लिख लेता हूं 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स डाल दिया। फिर देन मिनोर ऑफ एन एलिमेंट हैज ऑर्डर, जिसमें सबसे कम ऑर्डर होगा कितना होगा, तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, ठीक है, 1 1 के लिए, तो पहली रो पहले कॉलम के लिए, तो पहली रो पहले कॉलम को स्किप कर देता हूं तो मेरे पास कितनी एंट्री बन थी 1 1 1 1, ठीक है। अब मेरे पास उसका ऑर्डर क्या आ रहा है कि जो भी हमारे पास वैल्यू है P और Q की वैल्यू होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी अगर P है, P रिप्रेजेंट करिए नंबर ऑफ रो को एंड कॉलम रिप्रेजेंट करिए नंबर ऑफ, Q रिप्रेजेंट करिए नंबर ऑफ कॉलम को। बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आया जिसमें लिखा हुआ कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करें, लिखा हुआ कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलूं तो जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, जिसका ऑर्डर हमारे पास P into Q है, देन माइनर ऑफ एलिमेंट हैज एन ऑर्डर, जिसमें सबसे कम ऑर्डर बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, अगर मैं P को बोल दूंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। अब मेरे पास आ गया 3 रो 3 कॉलम, तो मैं 3 रो 3 कॉलम वाली एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब ये मैंने लिख लिया, ठीक है। तो इसमें से माइनर एलिमेंट है। माइनर एलिमेंट क्या होता है कि जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 के लिए 2 2 4 4, यानी हमारे पास कम हो गया, ठीक है। यानी पहले 3 रो 3 कॉलम थे, अब क्या हो जाएंगे 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। मीन अब क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी ऑर्डर है तो P में से एक माइनस, Q होगा तो Q में से एक माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ रो में से भी एक माइनस हो गया, नंबर ऑफ कॉलम में से भी माइनस हो गया। फिर इसको मैं रेज करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करता हूं। तो अगर मैं मूव करूं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A23। A23 की हमने वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है। A23 के लिए हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा तीसरी रो की एंट्री है, ठीक है। फिर माइनस फॉर्मूले वाला, दूसरी रो, तीसरा, सॉरी, तो बेसिकली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें A23 फाइंड करना, तो A23 की यहाँ पे वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। तो -1, बाकी दूसरी रो गई, तीसरा कॉलम स्किप हो गया, 1 5 -4 1 5 -4 5 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा -1 एज इट इज 5 प्लस 20, तो 25 हो जाएगा। मीन जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 इसका राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, ठीक है। बेसिकली अगर हम मूव करें एमसीक्यू नंबर 24 की तरफ, 24 में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू, ठीक है। अब हमने फाइंड वैल्यू करनी है, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जब इसके लिए एक्सपेंड करेंगे तो 1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 आ जाएगा, 3 0 0 7 6 0 12 1 4। अब इसकी रिस्पेक्ट से इसकी रिस्पेक्ट से इसकी रिस्पेक्ट से हमें एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके नीचे जो एंट्री है पूरी की पूरी 0 है। जब सॉल्व करेंगे तो 0 0 ही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। फिर जब इसको फर्दर करेंगे 1 आ गया, फिर मैं 3 की रिस्पेक्ट से कर लेता हूँ उसके अंदर 3। अब जब 3 की रिस्पेक्ट से करेंगे तो इन दो एंट्री की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो नीचे एंट्री है वो 0 है। तो मैं कर लूंगा यहाँ पे 6 4 0 एंड 1, मेरे पास कितना आ जाएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 6 48, ठीक है। अब 48 आ गया, सॉरी
3 आ जाएगा, 6 4 द 24। अब 24 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 72। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या हमारे पास 72। तो देख लेते हो मेरे पास राइट आंसर क्या बनता है। तो यहाँ पे बेसिकली अब मैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आता हूँ, तो 24 की तरफ तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। जब एक्सपेंड करूंगा तो पहली रो की पहला कॉलम क्या, तो मेरे पास 1 के साथ क्या आ जाएगा 3 0 0 7 6 0 12 1 4, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर फर्दर करूं 5 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे पूरी की पूरी एंट्री 0 है। जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो पूरी की पूरी एंट्री 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको ही फर्दर एक्सपेंड कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। जब 3 को करूंगा तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 48। तो 3 4 द 24, 24 मल्टीप्लाई 3 72, तो इसका राइट आंसर आएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो बेसिकली जब डिटर्मिनेंट फाइंड करने जाएंगे तो अगर पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम इक्वल है तो हम बोलते हैं ये इक्वल टू 0 है। देखा जाए तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम इक्वल है तो हम बोलेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इट्स सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद फर्दर देखें तो लिखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स, यानी कौन सी वैल्यू के लिए इनवर्स इसका नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इनवर्स फाइंड करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू के लिए इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए मेरे पास इस वैल्यू को मैं एक ऐड करूंगा तो आ जाएगा ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब जब एडजॉइंट लेते थे 2 रो 2 कॉलम में तो इन दोनों वैल्यू का वैल्यू चेंज हो जाती थी, यानी 6 इधर आ जाएगा, m माइनस 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -4m एंड -5 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसी का डिटर्मिनेंट ले लूँ, नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है ए का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। तो जब मैं ए का डिटर्मिनेंट लूंगा तो 6m -18 फिर 5 4 20। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 26 सिर्फ आया था हमने बताने की कौन सी वैल्यू पे इसका इनवर्स नहीं है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो हमें चल जाएगा कौन सी वैल्यू पे इसका इनवर्स नहीं आ रहा, ठीक है। जब इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ तो m-3 4m 5 और 6, तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 6m -18 -20m इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6m -14m इक्वल टू 18, m इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय -14, तो 9 डिवाइडेड बाय 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 9 पे डिवाइड बाय 7 पे इसका कोई इनवर्स नहीं आता। फिर अगर हम फर्दर मूव करें क्योंकि वहां पे सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करेंगे कि सामने वाली एंट्री को सामने के इक्वल पुट कर लेंगे। मीन अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास बन जाएगा r+6 इज इक्वल टू s+r, ठीक है, एक ही वैल्यू आ जाएगी। और अगर दूसरी इक्वेशन की बात करूं, इसको मैं इस इक्वल पुट कर लूंगा तो हो जाएगा s-5 इज इक्वल टू 7 - r, ये आ गया। अब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 से r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास ये 6 से प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा, s-2 आ जाएगा। अब s-2 को मैं नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर लूंगा, तो जहां जहां आ रहा है वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा s-2, तो -s+2 ये आ जाएगा, ठीक है। s-5, ठीक है, 7 और 2 9 -s, ठीक है। अभी माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा +s, 2s इक्वल टू 14, s इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो हमारे पास s का आंसर कितना आ गया हमारे पास 7। अब s हमने निकाल लिया, ठीक है। अब s की वैल्यू को मैं इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो s हमारे पास 7 आ रहा है और r 5, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें उसमें लिखा हुआ कि रैंक ऑफ i3, उसका i3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। अगर उसको हम रैंक देखें तो बेसिकली उसका रैंक क्या होगा 3। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 में लिखा हुआ कि इफ i and j, i स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रो एंड j स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, वो किसी इक्वल हमारे पास 0 के इक्वल है। फॉर ऑल i लेस देन j, मीन नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम है, देन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ a इज इक्वल टू a i j इज लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, आइडेंटिकली स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो लोअर ट्रायंगुलर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ कि a का ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो बेसिकली इसको पता, आपको सबको पता होगा इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन ये हार्मिटियन और स्क्यू हार्मिटियन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। उसके बाद अगर मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो मेरे पास लिखा हुआ कि 32 - p 0 r p - q, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इफ अ रो एंड कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल।
उसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी देन विच इज ट्रू, यानी अगर ए इज इक्वल टू बी होगा फिर क्या चीज ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बी बाद में है, जब उधर जाएगा तो बाद में आएगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझाता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास आ रहा है ए बी इज इक्वल टू सी, लेट्स सपोज मैं बी को उधर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। अब बी ए के बाद था, उधर भी बाद में आएगा, ठीक है। ये चीज आपने याद रखना है कि ए इनवर्स बी इज नॉट इक्वल टू बी इनवर्स ए, ठीक है। दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो अगर यूं लिखा होता ए बी इज इक्वल टू सी और मैंने दूसरी साइड ए को लेके जाना होता तो मेरे पास ए यहाँ पे पहले है तो सी से पहले आएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाता बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप मिस्टेक करते हो। जब आप क्लास 10 में पढ़ते थे इसमें मिस्टेक करते थे और आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाता था, लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं आई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ कि 7a माइनस 5b इज इक्वल टू 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमने वैल्यू निकालनी, इक्वेशन निकालनी, तो ये आप बना लोगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है a11 a12 a13 बेसिकली लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है कि aij नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a एंड ig, देन द वैल्यू ऑफ a इज गिवन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a11 a11 a21 a21, ठीक है, a31 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चीज आपने ध्यान में रखनी है, इसको आप सॉल्व भी करके देख सकते हो। उसके बाद अगर मूव करें 37 एमसीक्यू की तरफ, तो हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और a क्यूब गिवन है। अब हमने फाइंड करना है r कितना है, तो इजी है। अब आपने क्या करना है कि पहले a गिवन है हमारे पास, तो a इंटू ए कर लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर का जो आंसर आएगा आपने वापस कर लेना उसको ए के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको आपने पुट कर देना 125 के इक्वल, वहां से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर क्वेश्चन में 38 में मूव करें, ठीक है, जो कि थर्ड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 47 एंड ए ट्रांसपोज इज आल्सो इक्वल टू 47, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसके साथ लिंक कर रहे हैं। फिर अगर नेक्स्ट एमसीक्यू रिमूव करें, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 15 वेयर ऑर्डर ऑफ इज 2 into 2, ठीक है। तो आप कोई भी मैट्रिक्स सेलेक्ट करके जब करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 1125। अगर नहीं समझ आती तो आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। अब मैं जल्दी जल्दी इसमें करा रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बहुत लेंथी होगी, तो मैंने इस वीडियो को जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक है। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाऊँ तो ए इज इक्वल टू ये वैल्यू की मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स, देन फाइंड ए एन, ठीक है। तो हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि जो पावर वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि हमने एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स लेनी थी, ठीक है। बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के तकरीबन ऑलमोस्ट 40 एमसीक्यूज को कवर किया। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन एमसीक्यूज में से कुछ मैंने डिटेल में समझाए, कुछ नहीं समझाए, जो समझाए वो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर उनमें से क्वेश्चन है या जो डिटेल में समझाए नहीं उनमें कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर होगा, उसमें रब्ता कर सकते हो, या डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो हम उसके रिप्लाई लाजमी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरह मिलेंगे आपसे। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह पूरी बुक की एक चैप्टर की ऑब्जेक्टिव की सीरीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एडिशन क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे जिससे आपकी जो है बेसिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।